हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है लिबरलिज्म। आज से हमारी आइडियोलॉजी स्टार्ट है। इससे पहले हमने सारे आइडियाज़ कवर कर लिए हैं, लाइक लिबर्टी, जस्टिस, पावर, राइट, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप। अगर आपने मेरी ये सारी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए। तो आज से हम आइडियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। सो यस, टुडेज टॉपिक इज लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको इस वीडियो का ओवरव्यू दे देती हूँ। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि लिबरलिज्म होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे लिबरलिज्म होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और धीरे धीरे इसने कैसे डेवलपमेंट किया, फिर क्या क्या कोर थीम्स है लिबरलिज्म के लिए, यानी कि क्या क्या ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिससे पूरी बिल्डिंग यानी कि लिबरलिज्म तैयार हुआ है। फिर हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखेंगे, लिबरलिज्म, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक से लिबरलिज्म क्या है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो किसको सपोर्ट करती है, इंडिविजुअल को सपोर्ट करती है, और तो स्टेट है और सोसाइटी को उसको इंडिविजुअल के पास रखती है, क्योंकि इंडिविजुअल पहले आया और स्टेट और सोसाइटी बाद में आई है। और ये किस शब्द से बना है? लिबर शब्द से बना है, जिसका मतलब भी क्या होता है? फ्री। इसका मेन आइडिया क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी बहुत जरूरी है। किस पे बेस्ड है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद पे और कंसेंट, सहमति पे बेस्ड है, जिससे हम इसकी तानाशाही रोक सकते हैं, गवर्नमेंट की तानाशाही रोक सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी और वो किसकी सहमति से चलेगी? आम नागरिक की सहमति से चलेगी। नेक्स्ट है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, यानी कि लिबरलिज्म जो उदारवाद विचारधारा है वो कैसे उसने जन्म लिया है और कैसे उसने आगे जन्म लेने के बाद अपना विकास किया है, धीरे धीरे वो फैली है। तो समझते हैं कि किसके बाद, कि कौन सी विचारधारा के बाद आई है? फेडरलिज्म के बाद आई है। फेडरलिज्म यानी क्या होता है? सामंतवाद। पहले क्या चलता था? पुराने टाइम में राजा रजवाड़े हुआ करते थे, आप सब जानते ही है। तो जैसे राजा कहेगा वैसा प्रजा को मानना पड़ता था। राजा का ये बात सही है तो सब प्रजा भी उस बात को एग्री करनी होती थी, अगर राजा बोले ये बात गलत है तो प्रजा भी उस बात को डिनाई कर देती थी। उसके खिलाफ क्या आया? लिबरलिज्म आया कि हम, हमारे खुद की भी कुछ वैल्यूज है, हमारी खुद की भी कुछ मॉरलिटी है, हम भी रैशनल है, तो हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आया राइज ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस हो गया, ट्रेड हो गया, मार्केट हो गया। जैसे जैसे ये चीजें बढ़ी वैसे वैसे लोगों को लगा कि हाँ, हमारा भी मार्केट में कंट्रोल होना चाहिए, हमारी खुद की भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हमारा भी बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए, हमारी भी ट्रेड में कुछ हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ा वैसे ही वैसे उदारवादी विचारधारा ने भी जन्म लिया। ये किसके अगेंस्ट आई थी? डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंग। पहले ये माना जाता था कि जो किंग है वो धरती पे भगवान का रूप है, जैसा किंग बोलेगा वैसा ही हमें प्रजा को करना पड़ेगा। तो ये इसके अपोज में थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ माइथोलॉजीज है। 19th सेंचुरी को क्या बोला गया है? लिबरलिज्म का सेंचुरी बोला गया है, क्योंकि 19th सेंचुरी में क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के धीरे धीरे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारी आइडियोलॉजीज फैली, इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिली, तो लिबरलिज्म भी स्प्रेड हुआ। जो अर्ली लिबरल थिंकर थे वो किसको सपोर्ट करते थे? फ्री मार्केट को और मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यानी कि जो मार्केट है उस पर गवर्नमेंट का बिल्कुल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और मार्केट क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। कोई भी इंसान कहीं भी जाके ट्रेड कर सकता है, कहीं भी अपना मार्केट ओपन कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट सेल एंड परचेज कर सकता है, और गवर्नमेंट का मिनिमम इसमें क्या होना चाहिए? इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो जो सीबी मैकफरसन थे ये क्या थे? अर्ली लिबरल थिंकर थे। इन्होंने क्या बोला है? पॉलिसी इंडिविजुअलिज्म। ये चीज जो पॉलिसी इंडिविजुअलिज्म है, ये मैंने आप लोगों को अच्छे से लिबर्टी वाले टॉपिक में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने ये वो वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। फिर जैसे जैसे बाद में जो लिबरलिज्म था उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड कर दी। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पॉलिसी इंडिविजुअलिज्म क्या होता है कि अपने बारे में ही सोचना। इंसान बहुत सेल्फिश हो गया था, वो समाज के बारे में नहीं सोचता था, वो केवल अपने हितों के बारे में ही सोचता था। फॉर एग्जाम्पल कि हमें फ्रीडम है कि हम अपने घर पे लाउड म्यूजिक सुन सकते हैं, हम म्यूजिक सुन सकते हैं, बट हम इतना भी लाउड नहीं सुन सकते कि जो हमारे नेबर्स हैं उनकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्शन हो। इस वजह से क्या हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारी कुछ सामाजिक दायित्व भी है। फिर उसके बाद में जो कोर थीम्स है वो क्या है? फ्रीडम, रीजन, जस्टिस एंड टॉलरेशन। तो जो ऐसा समझ सकते हैं हम, लिबरलिज्म क्या एक बिल्डिंग है, उसके ये 4 ब्लॉक्स हैं। उससे क्या बना? इन चारों चीजों से मिलकर ही क्या बनी? बिल्डिंग तैयार हुई है, उसका नाम क्या है? लिबरलिज्म। फ्रीडम क्या होनी चाहिए? फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके पास कुछ फ्रीडम्स है तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी, अगर आपको सरकार ने कुछ राइट्स दिए हैं, अगर आपको समाज और स्टेट ने कुछ राइट्स दिए हैं तो आपकी कुछ ड्यूटी भी है, आप उनको भी फॉलो कीजिए। इसलिए राइट क्या एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है? जैसे कि हमारे पास राइट टू स्पीच है, बट हम उसका इतना भी उल्लंघन ना करें कि दूसरों की जो स्पीच ऑफ राइट है वो बैन हो जाए, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए, तो हमें उतनी ही फ्रीडम यूज करनी है जिससे हम दूसरों को हार्म नहीं कर सकते। फिर जीएस मिल ने अपनी जो किताब है ऑन लिबर्टी, उसमें उन्होंने बोला है जो सेम बात जो मैंने अभी आपको समझाई, फ्रीडम कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। यानी कि फ्रीडम को हम तभी रोक सकते हैं जब ये किसी दूसरे इंसान को हार्म कर रही है। ईसाई बर्गे ने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। ये भी मैंने आपको लिबर्टी वाले टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है?
मतलब तुम्हें कोई रोकता नहीं है कुछ भी करने से, जैसे मुझे कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है, मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, ये क्या हो गई नेगेटिव लिबर्टी हो गई। बट पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, सेल्फ मास्टरी, ठीक है, एबिलिटी टू कंट्रोल ऑन लाइफ, जैसे मैं अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करके अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ये क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी है। फिर उसके बाद में क्या आता है, रीजन। रीजन में जो सेकंड ब्लॉक है वो क्या है, लिबरलिज्म का एक एनलाइटनमेंट का पार्ट है, यानी कि एनलाइटनमेंट रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके अंदर जो ह्यूमन की जो रैशनल चीजें थी, ह्यूमन की जो रैशनल आइडियाज थे, उनको इंपॉर्टेंस दी गई। रिलीजियस और चर्च की जो भी सुपरस्टिशियस थिंग्स थी, जो भी माइथोलॉजीज थे, जो भी जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ चर्च ने और कुछ रिलीजियस रिलीजन ने अपने अपने चीज़ें बना रखी थी, लॉ बना रखी थी, नहीं ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, ये वो सब। तो जो लिबरलिज्म था वो उसके अगेंस्ट में आया कि नहीं, ह्यूमन बीइंग क्या है, रैशनल है, वो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, वो इनेबल है, वो अपने डिसीजन लेने के अंदर सक्षम है। फिर दूसरी चीज़ है जस्टिस, ये किस पे बेस्ड है, फाउंडेशनल इक्वलिटी, यानी कि सब लोग समान पैदा होते हैं, एक जैसे पैदा होते हैं, सब लोग, सब सिटीजन इक्वल होते हैं, सबके पास इक्वल राइट होती है, सबके पास इक्वल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि सबके को सेम स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। ये चीज़ मैंने लिबर्टी वाले टॉपिक में बताई, सॉरी इक्वलिटी वाले टॉपिक में बताई थी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे कि हमने आज जो पेपर है वो सबको सेम बांटेंगे हम क्लास के अंदर, हम भेदभाव नहीं करेंगे कि हमने जो रिच स्टूडेंट है उसको हमने इजी पेपर दे दिया और जो पुअर स्टूडेंट है हमने उसको हार्ड पेपर दे दिया। हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके लिए सेम रख रखा है, यानी कि हमने सबको समान अवसर दे रखे हैं। मेरिटोक्रेसी यानी कि जिसकी ज़्यादा मेरिट होगी उसको आईएएस की पोस्ट दे देंगे, जिसकी कम मेरिट होगी उसको आईपीएस की, फिर आईएफएस, ऐसे करके हमने जो जितनी मेहनत करेगा उसको उस हिसाब से हमने स्टेटस दे रखे हैं। जॉन रावर्स ने क्या बोला है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी कि इकोनॉमिक इक्वलिटी इज जस्टिफाई ओनली इफ इट्स बेनिफिट्स टू द पुअरेस्ट, यानी कि जॉन रावर्स ने बोला है कि अगर इकोनॉमिक इक्वलिटी हो रही है तो वो क्या है, फेयर है, अगर उससे क्या हो रहा है, गरीब का भला हो रहा है। अगर हमने रिजर्वेशन दे रखा है तो इस रिजर्वेशन का तभी ये भी इनइक्विटी है ना, हमने जो SC ST वर्ग को रिजर्वेशन दे रखा है, ये भी तो एक तरीके की इनइक्विटी है। बट ये क्या है, जॉन रावर्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये एक जो इनइक्विटी है ये क्या जस्टिफाई है, जो किससे क्या हो रहा है, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग है, जो माइनॉरिटी क्लास है, उनको क्या हो रहा है, आगे आने का फायदा हो रहा है। टॉलरेशन सपोर्ट्स मॉरल कल्चर एंड पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, यानी कि किसको सपोर्ट करता है, जो भी हमारे विभिन्नता है मॉरलिटी के अंदर, कल्चर के अंदर, पॉलिटिकल के अंदर, रिलीजन के अंदर, जितनी भी हमारी डाइवर्सिटीज है उन सबको क्या करता है, सपोर्ट करता है। वोल्टायर की बहुत फेमस डेफिनेशन है, डिफेंड द राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन इवन इफ यू डिसएग्री। वोल्टायर का एक बहुत फेमस कोट भी है, उसका कोट का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, उसकी एग्जैक्ट लाइन नहीं पता है। इस कोट का मतलब है कि मुझे तुम्हारी जो बात है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, बट मैं तुम्हारी जो तुमने जो बात कही है वो मैं हमेशा उसको डिफेंड करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राइट नहीं छीन सकता हूँ, तुम्हारा राइट टू स्पीच नहीं छीन सकता हूँ, भले मुझे तुम्हारी बात कितनी ही गंदी लग रही हो। कि हम जो अगर हम किसी के जो राइट्स हैं बोलने के या कुछ एक्सप्रेस करने के, हम उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि उनके पास भी अपने राइट्स हैं बोलने के। जैसे कोई रिलीजन है, कोई रिलीजन में कुछ बात कर रहा है तो हम उसको बोलने देंगे, हम उसकी बात से असहमत हो सकते हैं, बट हम उसको रोकेंगे नहीं कि तुम अपनी बात मत बोलो। समझ में आया? नेक्स्ट चीज़ है लिबरलिज्म, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। जॉन लोक ने बोला है कि अगर अगर लॉ नहीं बनाएंगे तो फ्रीडम भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि किसी कोई लॉ नहीं होगा तो सब अपनी अपनी फ्रीडम एंजॉय करते करते दूसरों की फ्रीडम को हार्म करेंगे। और गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, लिबरलिस्ट थिंकर के अकॉर्डिंग। लॉर्ड एक्टर ने क्या बोला है कि जो पावर, ये हमने पावर वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, लॉर्ड एक्टर याद है? लॉर्ड एक्टर ने क्या बोला है, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूट, यानी कि पावर अगर एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगी, जैसे हम पावर एक इंसान को दे दें, केवल पीएम के पास ही पावर है, कोई कैबिनेट, कोई पार्लियामेंट, कोई भी एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, कोई भी लेजिस्लेटिव नहीं होगा, कोई भी ग्रुप नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, केवल पीएम को हम सारी पावर दे दें, तो क्या होगा, करप्शन होने के चांसेस ज्यादा है, टायरनी हो जाएगी। तो इस वजह से क्या हुआ है कि सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आया, जो कि दिया मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। पावर शुड बी चेक पावर, अपने सिस्टम में चेक एंड बैलेंस ना लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करता है, जुडिशरी भी सब पे कंट्रोल करता है, तो पावर शुड बी सेपरेट। सपोर्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, अगर सब कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे तो क्या होगी, लिबरलिज्म भी फॉलो होगा। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि शुरुआत में लिबरलिज्म कैसा था और अब लिबरलिज्म कैसा है। सबसे पहले क्या है, क्लासिकल यानी कि ओल्ड टाइम का ट्रेडिशनल लिबरलिज्म। ये कब शुरू हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्रियाँ शुरू हुई, जैसे जैसे ना इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज बनी, नए नए उद्योग आए, तब क्या हुआ, क्लासिकल लिबरलिज्म आया। ये क्या मानते थे, नेचुरल राइट्स मानते थे। जॉन लोक क्या मानते, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी मानते थे। जॉन लोक ने बोला था ये तीन राइट्स को जॉन लोग सपोर्ट करते थे, याद रखना एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन कौन सी राइट्स को जॉन लोग सपोर्ट करते थे। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, यानी कि ये आदमी को जन्म के साथ मिला है, ये उसका नेचुरल राइट है, तो गवर्नमेंट इनको तो बिल्कुल भी नहीं छीन सकती। यानी कि प्रॉपर्टी का राइट आ गया, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर ही नहीं कर सकती मार्केट के अंदर, तो यानी कि जॉन लोग ने कंसेप्ट किया लिमिटेड गवर्नमेंट। फिर आया उसके बाद में मॉडर्न लिबरलिज्म। ये किस पे फोकस करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल पे फोकस करते थे। ये क्या है, जीएस मिल ने क्या बोला है, इसको आर्ट ऑफ लिबरलिज्म बोला है। लिबर्टी से क्या होता है, हमें फ्रीडम मिलती है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि टैलेंट की स्किल्स डेवलप करते हैं, क्योंकि पर्सनली डेवलप करते हैं, जिससे क्या मिलती है हमें, पर्सनल, जिससे हमें क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और हम अपना खुद का ग्रोथ करते हैं।
फिर उसके बाद में इन्होंने क्या बोला है मॉडर्न लिबरलिज्म में हायर एंड लोअर प्लेजर्स, यानी कि हायर प्लेजर कौन से होते हैं, हमने कोई आर्ट सीख लिया, हमने कोई नॉलेज ले ली, तो वो क्या होता है जेएस मिल के अकॉर्डिंग हायर प्लेजर। लोअर प्लेजर यानी कि हम सिर्फ खा रहे हैं पी रहे हैं, तो वो क्या हो गया लोअर प्लेजर हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ मॉडर्न लिबरलिज्म इंडिविजुअलिटी आएगा और जेएस मिल ने क्या बोला है बस यही पूछेंगे। फिर उसके बाद में फिर इस चीज़ से आया पॉजिटिव फ्रीडम, जो कि जिसके सपोर्टर्स थे टीएचडी 90 होगा जो ऑप्शन। स्टेट क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की हेल्प करेगा, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, इससे वो क्या करेगा कि डेवलपमेंट कर सके। इन्होंने क्या बोला इनेबलिंग स्टेट का सपोर्ट किया, यानी कि जो स्टेट है जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी सिर्फ और सिर्फ जैसे कि फ्री एजुकेशन दे दिया, राइट टू एजुकेशन दे दी, हॉस्पिटल्स खोल दिए, तो ये क्या करेगी ये क्या हो गया इनेबलिंग स्टेट। फिर आया सोशल लिबरलिज्म, ये किसको सपोर्ट करता है वेलफेयर स्टेट को, यानी कि जो स्टेट है वो कैसे काम करेगी वेलफेयर का काम करेगी, यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। जॉन रावल्स ने बताया इक्वलिटी एज फेयरनेस और डिफरेंस प्रिंसिपल, ये हमने जस्टिस वाले टॉपिक में पढ़ लिया था, फिर भी मैं आपको वापस बता देती हूँ। इक्वलिटी एज फेयरनेस यानी कि जैसे कि इक्वलिटी एज फेयरनेस का कॉन्सेप्ट जॉन रावल्स ने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जॉन रावल्स का। इसमें उन्होंने बताया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस भी बताया, जैसे कि एक पर्दा है जिससे मतलब कोई भी इंडिविजुअल है उसको ये मौका मिला कि आपको पूरे देश के लिए रूल्स बनाने हैं, बट आपको पता नहीं होगा कि ये रूल्स बनाने के बाद में उस देश के अंदर आपकी क्या पोजीशन होगी। आप अमीर भी हो सकते हो, आप गरीब भी हो सकते हो, आप टैलेंटेड भी हो सकते हो, आप डम भी हो सकते हो, बट अभी आपको कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ एक रूल बनाना है। तो वो फेयर रूल ही बनाएगा कि उसको डर है कि मैं अगर गरीब हो गया तो वो गरीबों के हित में भी रूल बनाएगा और अमीरों के हित में भी रूल बनाएगा। तो जॉन रावल्स ने ये कंसेप्ट दिया है। डिफरेंस प्रिंसिपल में उन्होंने बोला कि इनइक्विटी चल सकती है, बट इनइक्विटी तभी एक्सेप्टेबल होगी, तभी जस्टिफाई होगी, तभी जो लीस्ट डेवलप्ड लोग हैं, जो पुअर लोग हैं कंट्री के अंदर, उसको अगर एडवांटेज मिले तभी क्या होगा इनइक्विटी जस्टिफाई होगी। इकोनॉमिक मैनेजमेंट माइनर कीन्स ने दिया है, जॉन माइनर कीन्स ने। जब एक बार वेल स्ट्रीट क्रैश हुआ 1929 में, उससे क्या हो गया हमें पता चला कि जो फ्री मार्केट है, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी हम कब से चिल्ला रहे हैं कि फ्री मार्केट हो, लिबरलिज्म हो, मिनिमम गवर्नमेंट हो, तब ये क्रैश हुआ यूएसए के अंदर, तब हमें पता चला कि फ्री मार्केट भी फेल हो सकता है। शेयर मार्केट में इस क्रैश के अंदर क्या हो, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आई, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत सारे जो बैंक है वो कोलैप्स हो गए। उसके बाद में कीन्स आए और उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी जरूरी है। गवर्नमेंट क्या करती है टैक्स के थ्रू जो डिमांड है और सप्लाई है वो कंट्रोल करती है। वैसे कि तो फिर रूजवेल्ट ने जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस आइडिया को अपनी पॉलिसी के अंदर प्रैक्टिकली जो है वो अप्लाई किया, इसकी थ्योरी को कीन्स की थ्योरी को अपनी कंट्री के अंदर अप्लाई किया। उसके लिबर्टेरियनिज्म, ये क्या ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है क्लासिकल लिबरलिज्म का, यानी जो पुराने टाइम में जो लिबरलिज्म आया इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। ये किसको सपोर्ट करता है मिनिमम गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करता है, और ये क्या बोलता है कि मैक्सिमम इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। ये पर्सनलिटी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इसके की थिंकर्स हैं ये सारे लुडविग वॉन माइसेस, मुर्रे रोथबर्ग, फ्रेडरिक हायड, डेविड फ्राइमैन, विल्टर फ्राइमैन, रॉबर्ट नॉजिक। न्यू लिबरलिज्म ने क्या बोला, ये अपडेटेड वर्जन है क्लासिकल लिबरलिज्म का। इसके इन्होंने क्या क्या सपोर्ट किया, फ्री मार्केट होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो कम होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट अपने खर्चों पर रोक लगाए, और गवर्नमेंट क्या करे लेस रेगुलेशन करे, यानी कि उन्होंने गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस दिया है, गवर्नमेंट पर कम फोकस दिया है। ये किससे एसोसिएट है मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रेगन से। इसके अंदर बोला है कि जो जो मोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन देन लिबर्टेरियनिज्म, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो कम होना चाहिए, जैसे कि लिबर्टेरियनिज्म में होगा, बट क्या होना चाहिए वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, लेस देन वेलफेयर स्टेट ऑफ लिबरलिज्म। यहाँ की हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ लिबरलिज्म का। अगर